Welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is V. Ravi Kumar and with me is my Hindi co-anchor Sonu Sood. धन्यवाद रवि। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कार्यक्रम में आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ जयंतो दास। जयंतो नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। शुक्रिया सोनू। और अब हेडलाइंस के साथ हैं वी रवि कुमार। Domestic stocks trade almost flat amid negative cues from global share markets. Rupee appreciates to 79 rupees and 52 paise against the US dollar and Brent crude falls to hover around $95 per barrel. वैश्विक बाजारों से नकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूती दर्ज करता हुआ 79.52 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य गिरकर $95 प्रति बैरल के करीब रहा। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। सेंसेक्स और निफ्टी बिना किसी खास बदलाव के बंद हुए। वैश्विक शेयर बाजारों से संकेत नकारात्मक रहने के बीच दोनों सूचकांकों का प्रदर्शन विपरीत रहा। सेंसेक्स 58,000 के स्तर से ऊपर ही रहा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 36 अंक कम होकर 58,817 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 10 अंक बढ़कर 17,535 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो मिड कैप सूचकांक 0.13% की गिरावट में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.1% की गिरावट दर्ज हुई। In the Sensex pack, 13 companies posted gains while 17 logged losses. Tata Steel was a top gainer as it climbed 1.9%, followed by Bharti Airtel, which gained 1.5%. ICICI Bank and Larsen Toubro both rose 1.4% each. On the other hand, Bajaj Finserv tumbled 2.7%, NTPC declined 2.2%, and HCL Tech fell 1.4%. In sectoral indices at BSE, 8 sectors gained while 11 logged losses. Metal sector gained the most as it climbed 1.9%, followed by capital goods index, which gained 1.3%. On the other hand, IT, basic materials, Bankex and tech declined up to 0.9%. The overall breadth of the BSE trade was negative. So how do you see the market today, Jento? Well, overall, I believe the markets, given the some of the stray and dark clouds ahead, there would be a mixed response and more changing towards a weaker response in the days to come. Global cues obviously would be impinging on heavily in terms of what we see in the domestic markets. And I also believe monsoon would have some sort of impact because as of now, the monsoon has been normal in some of the states, but the distribution is still being skewed to some extent. So taking all these cues together, what I do believe is overall there would be a mixed market with a tendency to be soft from here on. जैतो अभी तक हमने देखा है कि मंडे तक बहुत काफी दिनों से बाजार अच्छी खासी तेजी दिखा रहा था। अभी कौन सा ऐसा मेन फैक्टर है या फैक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि बाजार पर दबाव डाल सकते हैं? देखिए, मोटी तौर से तो मैं ज्यादातर मानता हूं कि इस वक्त ग्लोबल फैक्टर्स का बहुत बड़े रूप में एक अलग से प्रभाव रहेगा हम लोग का घरेलू बाजारों में। ये देखते हुए कि ब्याज दर बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है, हम सबको पता है। आज शायद अब मुद्रास्फीति का भी कुछ आंकड़े बताएंगे हम लोग को आज। दूसरी बात ये रहा कि एक ओवरऑल रिसेशनरी मार्केट सेट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है और खास करके वेस्टर्न जो कंट्रीज है, वेस्टर्न नेशंस है, दे आर गियरिंग एंड प्रिपेयरिंग अप फॉर दिस। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप रियल एस्टेट का बात करें तो उसमें पिछले 1-1.5 महीने में गिरावट काफी आया हुआ है। कुछ दिन पहले गूगल जैसा कंपनी में करीबन 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को निकाला गया है। तो ये सारे फिगर्स अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और मैं मानता हूं कि इस वक्त के साथ साथ इस तरह का आंकड़े भी अलग से एक शायद मार्केट में एक लाइक अ ब्लैक शैडो कास्ट करेंगे, जिस वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत नरमी, जैसे मैंने कहा कि हाँ, ये जरूर है कि काफी अच्छा दौर रहा पिछले 2-3 हफ्ता दौरान, मार्केट में थोड़ा वृद्धि आया हुआ है। लेकिन इस मार्केट में स्ट्रेंथ, फंडामेंटल स्ट्रेंथ अगर जो बोले, उस तरह का फाउंडेशन नींव नहीं नजर आ रहा है मेरे को इस वक्त, जिस वजह से मैंने कहा कि शायद आने वाला 4-6-8 हफ्ता मार्केट में द टेंडेंसी फॉर द market to soften from here will be much more than growing from here. When we were doing the afternoon program, Jayanto, our expert, was basically saying that people who are likely to invest should wait for a correction. Yeah, sure. We're expecting a 5 to 10% correction. Exactly. So there are two kinds of people. One who are doing an SIP, and that's almost, if you look at mutual funds, there's almost $1.5 billion coming every month in mutual funds.
Those people are continuing with their SIPs, and then there are people who have lump sum monies. So what would be advice to these two categories? So the guys who are doing SIP, should they continue, stop, pause? And the guys who have lump sum, should they wait? What would you say? Well, I always have been a firm believer of the fact that falling markets, growing markets, there is always opportunity to buy and sell both. So this has always been my standard focus. But then having said this is quite a very vague sort of advice to give to anyone particular who's looking forward to, as you rightly said, what he should do if he has X amount of money ready to invest in all. I believe he should hold on at this point of time. With domestic rate of interest rising, he might get a better value in terms of his fixed deposits, although they're still quite low. But then at least over the next 2-3 months, he should try to see the wave out in that sense and try to figure out if the markets become much more stable in terms of, because I believe this is a beginning of a lot of inconsistency in the market which we might see in the next 3 to 6 months. And as I said earlier, the main reason I believe this inconsistency to be filtering in, because as the rate of interest keep on jacking up higher, what might see is the real estate meltdown globally, and that could trigger a lot of issues both within banks as well as otherwise, because there was a lot of helicopter money thrown in, as we know, $3 trillion plus in the US economy. So that money has now to come out in terms of play its role, and we all know that most of that money has gone into real estate, whereby specifically states like California and all having seen jump of around 70, 80, 90% over a month in terms of real estate prices. So I do believe there's a meltdown. There are some very important studies which are saying that the meltdown can be much more graver than the 2000, 2006, 2007 meltdown. So I wish it doesn't become that grave, because obviously for any global economy to take a successive hit within a 3-year time period is quite tough, given you had 2 years of COVID and then followed by another meltdown. The important figures also here to understand is two sectors, specifically the auto sector and the aviation sector. They have started picking up. So there, I guess, if not the early signals, at least the initial phase of signals, if I call it phase 1 of fast growth and revival, which has brought in. And if aviation is looking up, obviously with oil prices going to soften down further from here, which once I can believe is a truism which will happen. There is no denying the fact that oil prices will go back to higher levels. If oil prices fall further 15 to 20%, the chances of aviation sector booming further could be one of the growth impetus in that sense that can to some extent neuter the effect, or at least cushion the effect of a falling economy otherwise. आपने इंटरेस्ट रेट की बात की. बैंकिंग सेक्टर, अगर हम इंडियन बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो वो भारतीय शेयर बाजार में आउट परफॉर्मर रहा है ऑफ लेट. उसकी आउटलुक कैसी दिखाई देती है आपको बैंकिंग सेक्टर की, विद रिस्पेक्ट टू लोन ग्रोथ, विद रिस्पेक्ट टू नेट इंटरेस्ट इनकम एंड ओवरऑल बैलेंस शीट्स? देखिए, बैलेंस शीट का इस वक्त बात ना करके अगर हम फोकस करें कि उनका पास पैसा कितना है और कितना लोन दे पा रहा है इस वक्त, तो इसमें चिंता का विषय ये है कि एक तो बढ़ते हुए ब्याज दरों का माहौल में कितना प्रोजेक्ट्स उनके पास आने वाले 6 महीने में भारतीय उद्योग क्षेत्र से आएंगे जहां पे वो कोशिश करेंगे. क्योंकि अगर हम लोग इस वक्त बात करें कि अगले 6 से लेकर 9 महीने तक नरमी रहेगा मार्केट में, तो वो नरमी कहीं जाके इंडस्ट्री में भी आके गिरेंगे. तो ऐसा स्थिति में बैंक का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ स्टोरी बेशक ये जरूर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ह्यूज लेंडिंग है बैंक इस वक्त, और सरकार इज वन ऑफ द मेजर बोरोअर्स. और हम सबको पता है कि 2025 तक सरकार का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोड मैप है जहां पे देश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो पावर क्षेत्रों में कहे या रोड्स में कहे, एक बहुत ही एग्रेसिव वे में सरकार ने रोल आउट प्लान किया है. ये पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी है टू कम आउट ऑफ कोविड ऑल्सो इन अ मच फास्टर मैनर. तो ये देखते हुए मैं मानता हूं कि हाँ, बैंक्स का जो रोलिंग ऑफ मनी है वो बेशक रहेंगे, लेकिन निजी क्षेत्र का जो उद्योग है, प्राइवेट सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज है, वहां पे कितना डिमांड वृद्धि हो पाएगा, ये सवाल शायद हम लोग को फिर से सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आने वाले 3-4 महीने के दौरान. खास करके ये देखते हुए कि ब्याज दरों में 2 से 3% का वृद्धि होने का बहुत ज्यादा उम्मीद, क्या मतलब हकीकत है, और शायद उससे भी ज्यादा हो, जिस तरह से मुद्रास्फीति के ऊपर अभी भी पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया. You mentioned almost a 2% expected increase. I was looking at the data. If you look at Germany, the 10-year treasury was around 1%. UK, the 10-year treasury was around 2%. America is 2.8, close to 3%. India, we went up to 7.5. Exactly. Now it's around 7.3. Do you anticipate that 10-year treasury yield and therefore FDs and probably even liquid funds
would go up. Is that something that people should look at? Because as you're saying, for next 2-3 months. Yeah, I mean, obviously, that's what I said. Your bouquet of, if that money right now is parked even at interest rates which are giving you 6.5% traditionally over the, I think, 3.5-4 month period, that's what the rate you were getting. It's better to, go in for a risk-free 6.5% return than to try to dabble between your equities, unless you're an expert in terms of figuring out what stocks would actually do well in this season, which most of us are not. I mean, even none of us are, in that sense. So that's one cause where I can say you can pause your investments for a while at this point of time. Let the market, pick up some sort of a traction, and let the market pick up a sort of a direction. That can happen maybe as early as pre-Diwali days, where you can still find some sort of upbeat focus. But if the markets are crashing, obviously these are not levels 58,000 to enter the market. No way, I guess. और अब हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ गए हैं. अभी हम फिर ट्राई करेंगे. आपसे जानना चाहेंगे कि इंटरेस्ट रेट्स की आप बार बार कर रहे हैं, और उसका जो एक डायरेक्ट कहें कि लिंक होता है इन्फ्लेशन रेट से. सो अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, you've got the US inflation data, which we were expecting. That's an important thing, and that is slightly lower than the 9.1. It's around 8.5%, but still it's quite much higher than the 2% that they were targeting. Surely. And in spite of energy prices being consistently lower than $100, exactly, the core inflation is still very high. Exactly, because as I said, see, overheated markets or overheated economies don't just overnight through monetary policy interventions change. I mean, they take time to come down, although they go up very fast. And that's where the real hurt comes in, where when all of a sudden you stare at economy where inflation rates are refusing to fall at a faster rate, your interest rates really go up, shoot up, and stagflation tries to set in. So those are the factors, and those are the, should I say, whirlpools which we should avoid in that sense. And I guess in India's case also, I think that's also can be a truism if not managed well at this point of time. हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑनलाइन श्री A.K. भट्टाचार्य, जो यूएस के इन्फ्लेशन के आज जो डेटा आए हैं उन पर उनसे हम चर्चा करेंगे. बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर भट्टाचार्य. नमस्कार. नमस्कार. तो आज जो डेटा आए हैं 8.5%, आपसे 2-3 दिन पहले बात हो रही थी कि ये डेटा आने वाले हैं और एक्सपेक्टेशंस हैं इकोनॉमिस्ट की. एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली कैसे देखते हैं आप 0.6% की जो कमी आई है 9.1% के मुकाबले? क्या ये एक्सपेक्टेड ट्रैजेक्टरी पर है? एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर लग रहा है मुझे. एक्सपेक्टेशन इतना नहीं था, पर अगर आप सिर्फ ये तो टोटल इन्फ्लेशन 8.5 में दिख रहा है, और अगर आप फूड एंड फ्यूल में देखेंगे तो उसमें इन्फ्लेशन रेट और भी कम हो गया है. तो मुझे लग रहा है कि ये जो 8.5% यूएस का जो है, वो इसका जो एक पॉजिटिव फैक्टर इम्पैक्ट होगा फेड की पॉलिसी स्टैंड के ऊपर. तो मैं ये समझ रहा हूं कि इस वक्त जो इन्फ्लेशन की जो एस्टिमेट जो आई है यूएस में, उससे फेड की जो अप्रोच, जो पहले की जो एक टफ अप्रोच थी, वो टफ अप्रोच में थोड़ी बहुत ढील आने की उम्मीद कर सकते हैं. और उससे मैं समझता हूं कि भारतीय अर्थनीति में, भारतीय शेयर बाजार में भी उसका एक इम्पैक्ट नजर जरूर आएगा. सो भारतीय अर्थनीति में आरबीआई पर आप क्या असर पड़ता हुआ देखते हैं, उनकी पॉलिसी पर? जरूर. आपने यही कहा कि मैं यही कहने वाला था कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो अगली जो द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा की जो नीति जो आएगी, वो उसमें मैं समझता हूं कि ये इन्फ्लेशन रेट कम होना और फेड की जो अप्रोच में थोड़ी बहुत नरमी आने का कोई एक इम्पैक्ट आरबीआई के उसमें भी आएगा. क्योंकि भारत में भी अगर आप देखें, मई से जून का जो इन्फ्लेशन आया है उसमें थोड़ा सा कम हुआ है, और अगस्त का जो जुलाई का जो इन्फ्लेशन वो 12 तारीख को कोई दिन बाद आएगा. उसमें भी विशेषज्ञों का मानना है कि इन्फ्लेशन रेट में थोड़ी बहुत कमी आने की उम्मीद कर सकते हैं. तो उससे भी आरबीआई का जो अप्रोच जो है वो थोड़ा बदलने की एक उम्मीद हम कर सकते हैं. AKB, you were mentioning that this is better than expected. Probably the expectations were not as much as this. But if you see, we were discussing with the studio guest, also the
energy costs, the fuel costs that you were mentioning, food and fuel, they've come down quite sharply. And in fact, if you see from the last time, the average per gallon cost in the US is almost $1 lower. But don't you think because the core inflation is still high, the Fed might still have a tightening bias, which would eventually force the Indian Reserve Bank to also continue with its policy of increasing rates? It's a good question that you have raised. I think the bias towards rate tightening, tightening of liquidity, will see some sort of relaxation, in my view. Now, this does not mean that rate hike will not happen. But what this might mean is the extent of the increase in the rates will not be as much as earlier people had feared. Now, that itself will inject some sort of a positive sentiment in the market. That is my sense. No, I am not at all saying that the rate hike cycle will come to an end. What is possible is that the extent of rate hike that earlier was feared will probably not materialize. और यूएस में जीडीपी ग्रोथ के डेटा भी लगातार दूसरे क्वार्टर नेगेटिव में आए हैं, उसका भी संज्ञान लेगी यूएस फेड? उसको देखते हुए भी आपको लगता है कि नरमी आएगी रेट हाइक साइकिल में? आपने एकदम सही कहा, क्योंकि जो इन्फ्लेशन और ग्रोथ का जो ट्रेड ऑफ होता है, जो एक सेंट्रल बैंक की, जो फेड रिजर्व की जो बहुत बड़ी एक इम्पोर्टेंट इशू है, उस ट्रेड ऑफ में मैं समझता हूं कि इस वक्त ग्रोथ को थोड़ा बहुत बढ़ावा देने का एक उनका प्रेशर उनके ऊपर जरूर पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन थोड़ा नीचे आ रहा है. फूड फ्यूल इन्फ्लेशन 5-6% के नीचे आ गया है. तो ग्रोथ को एक बढ़ावा देने का जो एक टेंडेंसी जो है, वो रेट हाइक को, इंक्रीज को एक्सटेंड उतना ना करके थोड़ा कम करें, ये हम देख सकते हैं. AKB, you mentioned the markets might welcome, and in fact, we see the stock futures in the US are surging after this data has come out. Thank you very much for joining us online for this discussion. That was A.K. Bhattacharya, who's our expert who joined us online. We will continue our discussion on various financial stories after a short break. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी. आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से. लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान. अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग. डायल कीजिए 8700014242. नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242. मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है. चलते हैं करेंसी बाजार की ओर. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे की मजबूती से 79 रुपए 52 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर था. विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 1.04% की गिरावट से 105.27 पर था. जयंतो, जो हम डॉलर में गिरावट देख रहे हैं, रुपए में ऑफकोर्स मजबूती है, लेकिन अगर हम डॉलर की गिरावट की बात करें, ये कैसे इम्पैक्ट होगी आज जो अभी इन्फ्लेशन के फिगर्स आए हैं कुछ मिनट पहले? देखिए, मोटी तौर से मैं मानता हूं कि ओवरऑल डॉलर का एक ट्रेडिशनल जो बैंड है वो मजबूत रहेंगे. वजह इसलिए क्योंकि इस वक्त जो गिरावट है थोड़ा बहुत टेम्परेरी गिरावट जो भी हम देखेंगे क्रॉस करेंसीज के दौर से रहे इंडिया का बात, बिकॉज ऑब्वियसली हाउ द रूपी इज मार्क्ड अगेंस्ट द डॉलर विल आल्सो डिपेंड ऑन हाउ एक्सपेंसिव आवर ऑयल इंपोर्ट्स विल बी, बिकॉज दे आर मोस्टली हैपनिंग इन डॉलर्स. सम कुशनिंग ऑल दिस हैपनिंग इन थ्रू द रशियन रूबल एंड ऑल. सो टेकिंग अ क्यू फ्रॉम देयर, आई ऑल्सो बिलीव दैट द रूपी ऑल्सो विल नॉट बी वेरी स्ट्रांग बियॉन्ड a particular level. 79.50 or 79.8. So I don't see much strengthening of the rupee in terms of headroom from here, despite the dollar might be weakening against the cross currency. But against the rupee dollar rate, I guess rupee will continue to be in the 78.5 plus band. So that's a take, and that's how we should be impacted at this point of time. और जो लेटेस्ट एफर्ट्स है आरबीआई के, इंटरनेशनल हमारा जो भारतीय इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें रूपी को एज करेंसी यूज करने का इंस्टेड ऑफ डॉलर, उससे लगता है आपको कि भारतीय करेंसी की स्टैंडिंग बढ़ेगी? देखिए, स्टैंडिंग से भी ज्यादा मैं मानता हूं कि अगर एक्सपोर्ट बास्केट्स को रूपी का साथ अगर डिनोमिनेशन कर रहे हो तो उसमें खास करके बार्टर ट्रेड जब होता है वहीं ज्यादातर फायदा होता है, क्योंकि
I mean, at the end of the day, rupee as a valid currency globally is not there at all. रहा कि इस तरह का जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स या इवन ट्राइलैटरल एग्रीमेंट्स जहाँ पे 8-10 देश मिलकर राजी हो रहा है, दीज आर ऑल एग्रीमेंट्स विच आर मोर टेम्पररी दैन हैव अ लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ हैविंग एन इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन, बिकॉज ये सारे इस वक्त का स्थिति देखते हुए 1:1 और 2:1 एक इम्पैक्ट होता है लोकली. तो उस हिसाब से ये जरूर है कि ईज ऑफ ट्रेड बेशक हो जाता है. इमीडिएट जो फायदा होता है ये है कि आपका टेक ऑफ हो जाता है गुड्स का, बिकॉज अगर आज कंट्री ए के पास डॉलर्स नहीं है फॉर वॉट एवर रीजन, यू ऑल्सो नो जियोपॉलिटिकल रीजन एंड ऑल, तो वो अगर डॉलर से पेमेंट नहीं कर पा रहा तो एटलीस्ट रुपी से पेमेंट करके कहीं ना कहीं स्क्वायर ऑफ करने का कोशिश कर रहे हैं डील. बट देन दीज आर ऑल डिटर्मिनेंट ऑन जो मौजूदा हालत है. दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म गेम प्लान इन टर्म्स ऑफ हाउ वी ब्रॉट इट फॉरवर्ड. फाइनली अगर आपको रूपी का इम्पैक्ट करना है पूरा दुनिया में, इंडियन इकोनॉमी हैज टू रीच दैट लेवल जहां पे वो इतना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इतना सारे गुड्स में अक्रॉस में कर रहा है. सो दैट लेट्स टेक एन एग्जांपल. जब यूरो क्रिएट हुआ था, यूरो का एक फोकस था कि फाइनली शायद ये डॉलर का जो डोमिनेंस है वो मार्केट से खत्म कर देंगे. वो आज तक हो नहीं पाए, और यही बताता है कि इट्स नॉट अ इजी जॉब इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग अ करेंसी एज an important factor. In fact, just yesterday, the Prime Minister had urged the states to actually cut down on imports and exactly increasing. There is this thing that impinges on the foreign exchange market is the interest differential between India and the US. Yeah. And the US has been more aggressively in raising and RBI has kind of been lagging behind. So what would that ideal differential be for the 79 rupees rate to be maintained? Yeah, so that's a very good question once again. I wouldn't be knowing, because the very fact that, it's a thing which changes every second. And not just the rate of interest. If everything was as simple as defined and benchmarked with rate of interest for investment monies to flow in and out, I think life would have been much more easier. We have over 120 determinants, where, an investment bank or investment body or an investment agency takes a decision or whether to pull out the money right now and invest in investment markets or not. But yes, broadly we keep on, for the sake of good discussions also, we say the interest rate differentials also direct the flow of funds to a particular country in that sense. But then I don't think it's a very easy differential to focus on at this point of time. Hopefully the FII money will continue coming. Exactly. On Monday there were net buyers to 1,500 crores. Exactly. Hopefully that continues. Absolutely. और एक छोटी सी आपकी टिप्पणी, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पर बहुत तेजी से कार्य कर रही है हमारा देश, उसका कितना आपको लगता है फायदा होगा इंटरनेशनल ट्रेड में? हाँ, ये एक मैं मानता हूँ. अब जैसे हमने कहा थोड़ी देर पहले कि जो लोकलाइज्ड कुछ निर्णय होता है मौजूदा स्थिति देखते हुए, जहाँ पे रूपी में आप लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, तो वहां पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज अ मेजर स्टेप. चाहे कितना भी छोटा देश रहे, जहां पे आज से नहीं, जब WTO बना था, आजकल तो WTO की कोई हैसियत ही नहीं है, लेकिन जब WTO बना था उस वक्त ही WTO ये बोल के बनाया गया था कि भाई ट्रेड बैरियर्स को खत्म करेंगे. तो फाइनली विद टाइम 20 साल 25 साल बाद देशों को या इकोनॉमिक्स को ऐसे लग रहा है कि ओवरऑल एक इंटरनेशनल संस्था के ऊपर निर्भर ना करके हम अपना रीजनल ग्रुप्स बनाए, हम अपना बायलैटरल ग्रुप्स बनाए, जहां पे हम ट्रेड बैरियर्स क्रिएट कर सकते हैं या ट्रेड बैरियर्स खत्म कर सकते हैं. सॉरी. तो उस तरह का स्थिति में मैं मानता हूं दोनों देश के लिए फायदा होता है, क्योंकि जब कोई पर्टिकुलर कंट्री ए एंड बी बैठते हैं ट्रेड बैरियर्स के ऊपर फोकस करते हैं, उनको पता होता है कौन सा बास्केट ऑफ गुड्स दोनों देश को चाहिए, और वहां पे एक स्पेसिफिक मार्केट डिफाइन होता है, एक स्पेसिफिक डिमांड सप्लाई डिफाइन होता है. ऐसा स्थिति में ट्रेड बैरियर्स जब हट जाता है तो इसमें ग्रोथ मोमेंटम बहुत ज्यादा आता है. और जैसे मैंने कहा कि कितना से कितना छोटा देश क्यों ना हो, ट्रेड बैरियर्स रिमूव करके आगे बढ़ाना ये आज से नहीं, 500-700-800 साल का नीति होता है. उस टाइम देशों में राजा और राजागढ़ होते तो वो भी अपना कहाँ फिलीपींस तक जाके ट्रेड जाके करके आते थे विदाउट एनी बैरियर्स. तो वैसे स्थिति में मैं मानता हूँ इस तरह का जो भी फ्री ट्रेड रेजिम, फ्री ट्रेड बैरियर्स का जो भी निर्णय होते हैं, बायलैटरल हो या विद इन 5-6-7 ग्रुप्स, तो इसमें ज्यादा फोकस करके इसका वैल्यू एडिशन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत फर्क पड़ जाता है. आइए अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे. वैश्विक शेयर बाजारों में आज गिरावट का रुख था, हालांकि प्रमुख मुद्राओं में स्थिरता रही. अमेरिका द्वारा मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी होने से पहले, जो अब जारी हो गए हैं, निवेशक बाजार में ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते थे. निवेशकों को इन आंकड़ों का इंतजार इसलिए था क्योंकि इनसे संकेत मिलेगा कि फेडरल रिजर्व अपने ब्याज दरों में और वृद्धि कितनी तेजी से करेगा. सिंगापुर के अलावा सभी एशियाई शेयर बाजारों में गिरावट रही. सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.5% की बढ़त में रहा. हांगकांग का हैंग सेंग 2% लुढ़क गया और
दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.9% की मंदी दर्ज हुई। जापान का निक्केई 0.7% के नुकसान में रहा और चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.5% की गिरावट दर्ज हुई। यूरोपीय शेयर बाजारों में अंतर दिवसीय कारोबार के दौरान रुख बढ़त का था, लेकिन सीमित दायरे में कारोबार हो रहा था। लंदन के फुटसी में 0.1% की वृद्धि थी और जर्मनी के डैक्स में 0.4% की बढ़त थी। फ्रांस के कैक में कोई खास बदलाव नहीं हुआ था। If you look at the US market, the three major US indices closed down yesterday amid investors' cautious approach as they awaited US inflation data. And now we have the data, and the stock market, the stock futures are already surging. So the markets in the US are welcoming the reduction in the inflation. The Dow Jones Industrial Average Index yesterday slipped 0.2%. The S&P 500 fell 0.4%, and the Nasdaq Composite declined 1.2%. All this happened yesterday. Today, hopefully, they'll be up. So do you agree with that? Yeah, hopefully, let's see. But as I said, this could be just a small state of frenzy. I don't want to be sounding the pessimist here, but then see, it's difficult to sustain a recessionary market at this point of time. And the fall in inflation is something to cheer on for this time. But then, as I said, I think it will be quite short-lived in terms of how the market pans up from here. Oil prices today fell after industry data showed U.S. crude inventories unexpectedly rose last week, signaling a potential hiccup in demand. Brent crude was trading at $94.95 per barrel, while WTI crude was at $89.30 per barrel. Oil has seen a wonderful minus 37 to plus 137. Exactly. And now around 94. 94, so. Is there any likelihood of it stabilizing? I mean, anywhere? oil being oil, I'm sure, the chances of it being falling at this point of time is much more. And in fact, if you ask me very frankly, I'm looking forward to a winter where oil prices will be at least 30% cheaper than this. So I think the whole भारत के लिए बहुत ही क्रूशल होगा। हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस वक्त जैसे मैंने कहा कि 20-30% अगर कच्चे तेल का कीमत में अगर फर्क आता है तो इंडियन इकोनॉमी को ये रिसेशन का जो फ्लो है ग्लोबली, इसको सेल करने में बहुत ज्यादा मतलब अलग से एक आसानी मिल सकता है. So unlike in Game of Thrones where winter was a bad thing, you think winter would be a good thing. We should look forward to that. And maybe there might be some scope कि retail prices में कुछ शायद राहत मिले. नहीं, I don't think immediately that will happen. It will take at least 3 to 4 months. क्या retail prices in oil? Domestic retail prices, petrol and diesel. Oh, okay. I thought you were asking for retail prices overall. She drives a car. She has selfish interest. देखिए, इसमें तो सरकार का भी तरफ से भी काफी स्पष्ट रूप से ये है कि अगर मुद्रास्फीति में काबू पाना है तो आखिर में तेल का दर में जो गिरावट आता है उसमें अगर सीधा तरह से कंज्यूमर्स को पास ऑन होते हैं तो द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन विल बी मच मोर बेटर एंड आरबीआई विल बी हैविंग अ मच मोर इजियर टाइम in terms of tackling rather than just using a rate of interest as a monetary policy mechanism to check in inflation. आइए अब चलते हैं प्रेशियस मेटल्स की ओर. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर के वायदा कारोबार में सोना 90 रुपए की बढ़त से 52,580 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. सितंबर अनुबंध वाली चांदी भी 350 रुपए के उछाल से 59,140 रुपए प्रति किलो पर थी. उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,807.10 प्रति आउंस पर था, जबकि चांदी गिरावट दर्ज करती हुई $20.40 प्रति आउंस पर थी. हालांकि आज गिरावट है. आपको लगता है कि चीन ताइवान की स्थिति को देखते हुए शायद कुछ बढ़त हो? मैं मानता हूं कि चीन ताइवान का जो भी स्थिति है इट्स नाउ ऑलमोस्ट गॉन केस इन टर्म्स ऑफ उतना चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि आई थिंक आज का भी खबर यह आया था कि चीन ने अनाउंस कर दिया कि उनका जो भी मिलिट्री प्रैक्टिसेस था वो समाप्त हो गए हैं. तो समवेयर आई थिंक दे हैव पुट देयर कर्टन्स डाउन हैप्पीली टू फॉरगेट द होल इंसिडेंट. इस पॉजिटिव नोट पर हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं. जयंतो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शामिल होने के लिए. शुक्रिया. Thank you, Jayanto, for joining us live in the studio. Before we close this edition of Market Mantra, a reminder of the headlines that we covered. Domestic stocks trade almost flat amid negative cues from global share markets. Rupee appreciates to 79 rupees and 52 paise against the US dollar, and Brent crude falls to hover around $95 per barrel. That's all that we have in this edition of Market Mantra. Namaskar.